विवेक, ऋतिक, संजू, अर्पिता और लीजा पांचों कानपुर से दिल्ली जा रहे थे। गूगल मैप पर भरोसा करके वो अब रास्ता भटक चुके थे। वो कुछ देर आगे चले ही थे कि उनको एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे खड़ी नजर आई। हे, देखो, एक बुढ़िया है। इससे कुछ पता करते हैं कि ये रास्ता जाता कहाँ है। हाँ, पूछते हैं। विवेक ने कार उनके सामने जाकर रोक दी। अम्मा जी, ये रास्ता आगे हाईवे पर जाकर निकल जाएगा। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो आगे मत बढ़ना। अरे अम्मा, हमें क्यों डरा रही हो? गूगल मैप के हिसाब से तो आगे हाईवे होना चाहिए। उस हाईवे तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। आज छलावे की रात है। तुम्हारे साथ ऐसा छल होगा कि जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। विवेक, तुम कार आगे लो। हमारे पास और बकवास सुनने का टाइम नहीं है। उसकी बात सुनते ही विवेक ने कार आगे बढ़ा दी। यार, वो बुढ़िया कितना डरा रही थी ना। छोड़ो यार, बुढ़ापे में दिमाग में सनक हो ही जाती है। अचानक से उनको रास्ते में एक काली दीवार नजर आई। ओह नो! विवेक ने ब्रेक लगानी चाहिए, लेकिन कार नहीं रुकी और उस दीवार के अंदर घुस गई। फिर उनकी कार एक पेड़ से जा टकराई और बोनट से आग निकलने लगा। जल्दी से बाहर निकलो। वो सभी कार से निकलकर दूर भागने लगे, लेकिन विवेक अभी भी उसके अंदर से अपना बैग निकालने में लगा था। विवेक, तू क्या कर रहा है? जल्दी से बाहर आ। विवेक ने बैग निकाला और फिर वो भी भागकर दूसरी तरफ जाने लगा कि तभी कार ब्लास्ट हो गई। तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा क्या था इस बैग में जो तुम इसके चक्कर में मरने को तैयार थे? इसमें मेरी बहुत कीमती चीज है, उसे मैं हमेशा साथ रखता हूँ। यार, जो कुछ भी अभी हुआ कितना अजीब था ना। वो दीवार, उसके बाद कार ब्लास्ट। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं। वो देखो। विवेक को दूर कहीं थोड़ी रोशनी नजर आई और उसने सबको दिखाया। लेट्स गो, चल कर देखते हैं। वो सभी उस रोशनी की तरफ चल पड़े। करीब जाने पर पता चला कि वो रोशनी एक घर से आ रही थी। टूटा फूटा घर जिसके आगे एक अधेड़ उम्र का आदमी था। हेलो हेलो अंकल। उन सभी को देखकर वो खुशी से बोला, अरे वाह, इतने अरसे बाद हमारे गांव में मेहमान आए हैं। शुक्रिया अंकल। लेकिन हमें बस यहाँ से निकलने का रास्ता पूछना है। हम हाईवे पर किस तरह जा सकते हैं? रास्ता भी बता देंगे, लेकिन पहले अपनी खातिरदारी का एक मौका तो दीजिए। अरे बिरजू बेटा, जरा इधर आना। उनकी आवाज सुनकर एक 14-15 साल का बच्चा घर से बाहर आया। इस बच्चे के हाथ में एक तेज धार चाकू था। जी बाबा, क्या कह रहे हैं? बेटा, ये आज रात हमारे मेहमान हैं। इनके लिए खाने का इंतजाम कर दो। ठीक है बाबा। ठीक है बाबा कहकर वो उनसे पूछने लगा, बोलिए अंकल, आप वेज खाएंगे या नॉन वेज? अरे वाह, हमें तो लगा भी नहीं था कि आप हमारी चॉइस भी पूछेंगे। हाँ बेटा, मांग कर देखो, सब मिलेगा, एकदम ताजा। ठीक है अंकल, फिर तो नॉन वेज ही बनवा दीजिए। ठीक है, बनवा देता हूँ। पापा, अपना हाथ दिखाइए। ये लो बेटा। बूढ़े ने जैसे ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, बच्चे ने एक ही झटके में उसका हाथ कोहनी से काट डाला। ये देखकर पांचों एकदम दंग रह गए। ये तुमने क्या कर दिया? ये सुनकर दोनों हंसते हुए बोले, आपके खाने का इंतजाम। उनकी आंखें ये कहते हुए तेज लाल लाल चमकने लगी। पांचों अब दिल में खौफ लिए वहाँ से भागने लगे। पीछे से उन्हें दोनों के हंसने की आवाजें आ रही थी। अरे बच्चों, आ जाओ, डरो नहीं, तुम्हें बहुत टेस्टी खाना खिलाया जाएगा। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सभी घर टूटे फूटे नजर आ रहे थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक दीवार पर एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी हुई अपने पैरों को हिला रही है। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ बोले। आप लोग इस गांव में क्या कर रहे हैं? देखने में तो शहरी लगते हैं।
आप प्लीज हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता दीजिए। हम बहुत परेशान हैं। पता नहीं कैसे हम यहाँ फंस गए। ठीक है, नीचे आकर बताती हूँ। ऐसा कहकर लड़की ने नीचे उतरने के लिए अपने पैरों को जमीन की तरफ बढ़ाया। वो तकरीबन 5 फीट ऊंची दीवार पर बैठी थी। उसके पैर लंबे होते चले गए और जमीन से जा मिले। अब ये मंजर देखकर सभी का दिल दहल उठा। अचानक उसने संजू के बाल पकड़े और उसको बिजली की रफ्तार से वहां से घसीट कर ले गई। अब उन चारों के डर का कोई ठिकाना नहीं था। बस अपनी अपनी जान बचाने के लिए वो अपने कदमों को बढ़ाए जा रहे थे। लीजा, विवेक! जैसे ही उन्होंने ये आवाज सुनी, उनके कदम रुक गए। संजू, संजू तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, इस तालाब के पास। तालाब? इधर उधर देखने पर उनको तालाब नजर आया। वो उस तरफ भागे तो उन्होंने देखा कि संजू तालाब के अंदर खड़ा है। उसका शरीर कमर तक तालाब के पानी के अंदर था। संजू, तू तालाब में क्या कर रहा है? जल्दी से बाहर आ। मैं बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पैर यहाँ अटक गया है। लेकिन तू वहाँ पहुँचा कैसे? तुम लोग अंदर आकर मुझे यहाँ से निकालो, कहीं वो चुड़ैल फिर से ना आ जाए। अब ऋतिक ने तालाब के अंदर कदम रखा। संजू के पास पहुंचकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये तेरा शरीर इतना ठंडा कैसे हो गया? तभी संजू की आवाज बदली और वो अपने असली रूप में आ गई। वो वही चुड़ैल थी जिसने संजू को गायब किया था। उसने ऋतिक का गला पकड़ा और उसको लेकर पानी के अंदर चली गई। अब वो तीनों तालाब के किनारे एकदम शांत खड़े थे। पानी के अंदर से कुछ बुलबुले निकले। उसके बाद संजू की गर्दन और एक हाथ तीनों के कदमों में आ गिरे। अब उनके कानों में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। सभी के दिल में खौफ, डर अपनी चरम सीमा पर था। कुछ देर भागने के बाद वो फिर से हांफने लगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? बुढ़िया ठीक कह रही थी, ये सब एक छलावा है। अभी ये तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक कि एक भयानक दिखने वाला बूढ़ा उनके सामने आ गया। आजा मेरी छमिया। इतना कहकर उसने लीजा का गला पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ जलने लगा और उसने अपना हाथ हटा लिया। सभी ये देखकर हैरान रह गए। लीजा का ध्यान अब उसके गले पर पड़े क्रॉस पर गया और उसने जल्दी से उसको उतार कर उस बूढ़े की तरफ इशारा किया। वो वहाँ से चीखता चिल्लाता भाग निकला। वेरी गुड लीजा, अब इसको हाथ में ही रखना। लीजा हाथ में क्रॉस लिए आगे चल रही थी और अर्पिता और विवेक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अब उन तीनों को वही काली सी दीवार सामने नजर आ रही थी। देखो, ये वही दीवार है जिसके अंदर हमारी कार घुसी थी और हम यहाँ आ पहुँचे थे। सभी तेजी से उस दीवार की तरफ भागने लगे। तभी बहुत सारे भयानक भूत उनको अपनी तरफ आते नजर दिखाई दिए। लीजा ने पीछे मुड़कर उनको क्रॉस दिखाया तो वो वहीं रुक गए। तभी एक बूढ़े ने एक ऐसी छलांग लीजा पर लगाई कि वो क्रॉस उसके हाथ से छूट गया और दूर जा गिरा। जल्दी से दीवार की तरफ चलो। तीनों अब तेजी से दीवार की तरफ भागने लगे। सारे भूत अब बेझिझक उनका पीछा कर रहे थे। दीवार के करीब पहुंचने पर उन्होंने उन तीनों को घेर लिया और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। अब तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जाओगे। तभी विवेक को अपनी उस प्यारी चीज का ध्यान आया जो वो अपने बैग में हमेशा रखता था। उसने झट से अपना बैग उतारा और उसके अंदर से वो चीज जो एक शंख था। गणपति बप्पा मोरया! ये बोलकर उसने शंख को फूंका। वो सभी अपने अपने कानों पर हाथ रखकर चीखने चिल्लाने लगे। उनको शंख की आवाज बर्दाश्त नहीं हुई और वो वहाँ से भाग निकले। चलो गाइस, अब देर मत करो। वो तीनों फिर से दीवार की तरफ भागे और दीवार के अंदर से पार होकर वो वापस वहीं आ गए जहाँ उनकी कार दीवार में घुसी थी। हमारी कार तो एकदम सही है,
ये सब एक छलावा था। हमारी असली कार यही है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। तीनों कार में बैठे और तेजी से वहाँ से भाग निकल गए। वो बूढ़ी औरत अभी भी उस कार को जाते हुए देख रही थी। मेरी बात मान लेते तो अपने 2 दोस्तों को खोते नहीं, 5 जिंदा वापस जाते। बहुत पुरानी बात है। राजपुर गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के किनारे ही एक बरगद का पेड़ था। गांव की सभी स्त्रियां त्योहारों पर खूब सज धज कर उस पेड़ की पूजा करती थीं। गांव में ये मान्यता थी कि बरगद बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। पूजा में पूरी, गुलगुले, हलवा और खीर चढ़ाया करती थीं। उसी पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक बांस का झुरमुट था, जिसमें एक सिरकटा भूत रहता था। वो सन्नाटा होते ही बांस के झुरमुट से निकलकर आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशान करता था। उसके डर की वजह से कोई उधर अकेले नहीं जाता था। अगर गलती से भी कोई चला जाता तो वहाँ बेहोशी की अवस्था में ही पाया जाता। ये गांव की औरतें बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और इतने अच्छे अच्छे पकवान चढ़ाती हैं। मुझे कभी कोई नहीं पूछता। बरगद पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीजें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था। उसकी भी इच्छा होती थी कि लोग उसकी भी पूजा करें, लेकिन उसकी हरकतों से सब लोग उस बांस के झुरमुट के पास फटकते भी नहीं थे। एक बार बंसी नाम का एक किसान शहर से एक गाय खरीद कर ला रहा था, परंतु उसे गांव पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई। अब क्या करूं? वो सिरकटा भूत तो मेरा रास्ता जरूर रोकेगा। आज तो बड़ी अच्छी दावत उड़ाऊंगा मैं। बंसी जैसे ही आगे बढ़ा तभी उसने देखा कि गाय आगे बढ़ नहीं रही है। वो उसको कितना भी हाँकने की कोशिश करता, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में वो उछलने लगती। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से गाय खरीद कर लाया था। अगर इसे छोड़ कर जाता हूँ तो वो सिरकटा भूत इसे भी नहीं छोड़ेगा। तब तक उसने देखा कि गाय घूमकर उस तालाब की तरफ जाने लगी। अरे बाप रे, लगता है वो दुष्ट मेरी गाय को हाँक कर ले जा रहा है। बंसी दौड़ता हुआ अपनी गाय के पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन तभी उसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल गिर पड़ा। तभी उसे लगा कि किसी की मजबूत बाहों ने उसे सहारा देकर उठा लिया। सिरकटे भूत, ये कैसी मुश्किल है। एक बार गिरा देते हो और फिर से उठा लेते हो। बंशी, उठकर अपनी गाय की रस्सी पकड़ो और घर जाओ। उस सिरकटे भूत से तुम्हारी गाय छुड़ाकर मैंने उसे भगा दिया है। आप कौन है? आप जो भी हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर ऐसा ही होता। सिरकटा भूत जब भी किसी को परेशान करता, तब एक बूढ़े बाबा आकर उसे बचा लेते। मीना, आज बहुत अच्छी खीर बना लो, चलकर बरगद बाबा को चढ़ा देंगे। मैं भी यही सोच रही थी। हो सकता है बूढ़ा आदमी कहीं बरगद बाबा ही न हो। ऐसे तो उन्हें आज तक किसी ने गांव में नहीं देखा। खीर बनाकर वो दोनों बरगद के नीचे बैठ गए और एक दोने में खीर रखकर चढ़ा दी। हे बरगद बाबा, आपको किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपकी अद्भुत शक्तियों की वजह से ही हमारे गांव के लोग रह पा रहे हैं, वरना उस सिरकटे भूत ने तो सबका जीना हराम कर दिया था। तभी अचानक बांस के झुरमुट में थोड़ी हलचल सी हुई और ऐसा लगा कि बांस के झुरमुट में से कोई गुर्रा रहा है। चलो मीना, घर चले। गाय की वजह से उनकी अच्छी आमदनी हो रही थी। एक दिन कोई त्योहार था। गांव की सारी औरतें खूब पकवान बनाकर बरगद बाबा को चढ़ाने ले गई थीं। बंसी की बेटी मुनिया, जिसकी शादी होने वाली थी, वो भी बरगद के नीचे अपने होने वाले पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी। वाह, देखो सारी औरतें कैसे सज धज के पकवान चढ़ा रही हैं। और वो बंशी की छोकरी तो बड़ी छम छम पायल खनका रही है। आज इसको अपना शिकार बनाता हूँ। सभी औरतें वहाँ से वापस आ गईं, लेकिन मुनिया की पायल कहीं गिर गई। उसी को ढूंढने के लिए वो वहाँ रुक गई। अब आएगा मजा। वो उसके पास गया। तुम्हारी पायल खो गई है क्या? हाँ, तुमको कैसे पता? मैं जानता हूँ वो कहाँ है। बता दो, मैं खुद ही ले लूंगी। वो पायल मेरी ससुराल से आई है।
वो उधर जो बांस का झुरमुट है ना, उसी में पड़ी है। मुनिया को तो वो पायल किसी कीमत पर चाहिए थी, तो बिना कुछ सोचे समझे बांस के झुरमुट के पास दौड़ गई। ये दुष्ट सिरकटा भूत आज इसको खत्म कर देगा, मुझे इसको बचाना ही होगा। ए लड़की, उधर कहाँ जा रही है? जा अपने घर जा, तेरी पायल बरगद के नीचे ही पड़ी है। मुनिया को अचानक होश आया कि वो तो सिरकटे भूत के नजदीक जा रही थी। इस समय कोई है भी नहीं। उसने जाकर देखा कि बरगद के नीचे ही उसकी पायल पड़ी थी। पायल उठाकर वो सरपट भागी और घर जाते ही बेहोश हो गई। ये तुमने ठीक नहीं किया बरगद वाले भूत, आया हुआ शिकार तुमने भगा दिया। क्या कर लेगा तू मेरा? हिम्मत है तो सामने आ। तभी सिरकटा भूत नीचे आया। उसने बूढ़े के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन बूढ़े ने उसके पैरों पर ऐसी लंगड़ी मारी कि वो गिर गया। इसके बाद उसके सीने पर चढ़ गए। तू अपने कर्मों को सुधारने की बजाय एक से बढ़कर एक पाप किए जा रहा है। आज तेरा अंतिम समय है। बहुत दिनों से मैं तुझे बर्दाश्त कर रहा था। वो मासूम बच्ची अपनी शादी के लिए कितनी खुश थी और तू उसी को अपना शिकार बनाने चला था। तेरी वजह से इधर से कोई अकेला फटकता तक नहीं है। तू अपनी सीख अपने पास ही रख, मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। दोनों में जबरदस्त उठापटक हुई। बूढ़े बाबा तो किसी पहलवान की तरह उससे भिड़ गए थे। अंत में सिरकटा भूत परास्त होकर जमीन पर ही गिर पड़ा। बरगद बाबा ने उसका सिर, जो सिर्फ उसकी गर्दन से थोड़ा सा ही जुड़ा हुआ था, बड़ी ताकत से उखाड़ दिया। खून का फव्वारा निकलने लगा। बरगद बाबा ने उसके सिर को पत्ते इकट्ठा करके जला दिया। उसका शरीर तड़प तड़प कर शिथिल हो गया। अरे हरिहर भैया, ये देखो, यहाँ किसी का धड़ पड़ा है। लगता है इसका सिर काटकर किसी ने जला दिया है। अब तुम सब निश्चिंत होकर जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो। सिरकटा भूत अब खत्म हो गया है। बाबा, इतने सालों से ये हम सबको परेशान कर रहा था, आज ऐसा कैसे हो गया? इसके पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए इसका जाना ही ठीक था। तुम सारे गांव वाले मिलकर इसका शरीर बांस के झुरमुट में डालकर जला दो। गांव वालों ने वैसा ही किया। गांव सिरकटे भूत से मुक्त हो गया। मुनिया को जब होश आया तब उसने माँ से कल उसके साथ हुई सारी घटना बताई। पूरे गांव में शोर मच गया। उस दिन सभी लोग बहुत खुश थे। तब से बरगद के नीचे हर महीने मेला लगता है। अब लोग बेखौफ होकर वहाँ आते जाते हैं। वैसे तो आकाश का परिवार अमेरिका में रहता था, लेकिन हर साल वे लोग इंडिया घूमने आया करते थे। अमेरिका में शहरी जीवन में रहते रहते आकाश का परिवार ऊब जाता था। इसलिए आकाश ने गोवा के पास एक गांव में छोटा सा मकान खरीद लिया था। हर साल वे लोग जब इंडिया आते तो उसी गांव के मकान में रुका करते। मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, क्या तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आऊँ? तुम अमेरिका में तो बिजी रहते ही हो, कम से कम जब छुट्टियों के लिए यहाँ आए तो हमारे साथ रहा करो ना। मैं जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करूँगा। बाय। आकाश अपनी पत्नी रूबी और बेटे अर्पित को गांव में छोड़कर मुंबई निकल गया। अर्पित पूरे दिन बैठा बैठा टीवी देखता रहा। रात को अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अर्पित बुरी तरह पेट के दर्द से तड़प रहा था। यहाँ गांव में तो आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। मैं अभी ऑनलाइन डॉक्टर देखती हूँ। रूबी ने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करके मेडिसिन भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। मम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस बेटा, 2 घंटे में मेडिसिन आ जाएगी। अर्पित पेट पकड़कर लेटा रहा और उसकी माँ सोफे पर बैठी मेडिसिन आने का इंतजार करती रही। 12 बजने वाले थे। रूबी की आंख लग गई। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मम्मी उठो तो, लगता है मेडिसिन आ गई है, जल्दी डोर पर जाओ। रूबी दरवाजा खोलने चली गई और अर्पित ने फिर से टीवी ऑन कर लिया। अचानक अर्पित को बाहर से अपनी माँ के बुरी तरह चीखने की आवाज सुनाई दी। अर्पित तुरंत दौड़ते हुए मेन गेट की तरफ गया। उसने देखा कि मेन गेट खुला हुआ है। बाहर मेडिकल बॉक्स लिए एक चुड़ैल खड़ी थी और अर्पित की माँ चुड़ैल के बराबर में धरती पर पड़ी हुई थी। उसके सिर से खून बह रहा था। वो अपने रूम की तरफ अपने पापा को कॉल करने के लिए दौड़ा। अर्पित के हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे।
हेलो पापा, हमारे घर कोई चुड़ैल आ गई है। उसने मम्मी को मार दिया या शायद बुरी तरह से घायल कर दिया है। अर्पित अपने पापा से बात कर ही रहा था कि चुड़ैल उसके रूम तक पहुंच गई। सर, आपकी मेडिसिन। फोन अर्पित के हाथ से छूटकर गिर गया और वो रूम के पीछे वाले दरवाजे से घर से बाहर निकलकर गौशाला में घुस गया, जहाँ ढेर सारा भूसा रखा हुआ था। मैं इस भूसे में छिप जाता हूँ, चुड़ैल मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। अर्पित ने अपनी आंखों को छोड़कर बाकी पूरे शरीर को भूसे से ढक लिया। कुछ देर बाद अर्पित को अपने सामने पड़े भूसे के ढेर में कुछ हलचल दिखाई दी। आपकी मेडिसिन सर। अर्पित बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ दोबारा घर में भाग गया। उसने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और बेड के नीचे छिपकर बैठ गया। वो 1 घंटे तक बेड के नीचे छिपा रहा। तभी दरवाजे पर उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी। अर्पित, दरवाजा खोलो बेटा, क्या तुम अंदर हो? अपने पापा की आवाज सुनकर अर्पित की जान में जान आई। हाँ पापा, मैं बस अभी आया। अर्पित ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि चुड़ैल उसके पापा की गर्दन पकड़े खड़ी थी। आज मेरा बदला पूरा होगा। चुड़ैल ने आकाश के सिर में चाकू घोंप दिया। फिर वो अर्पित की तरफ बढ़ी। इस बार अर्पित को दरवाजा बंद करने का भी समय नहीं मिला। वो अपने रूम की तरफ दौड़ा और उसने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन चुड़ैल दरवाजा तोड़कर उसके कमरे में घुस गई। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे मम्मी पापा को क्यों मार दिया? बिगाड़ा तो मैंने भी नहीं था तुम्हारे मम्मी पापा का, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से बेवजह मेरी जान चली गई। क्या तुमने कभी पता करने की कोशिश की कि तुम्हारे पापा पिछले 3-4 सालों में इतने अमीर कैसे बन गए? मेरे पापा शेयर्स की खरीद और बिक्री से इतने अमीर हुए हैं? नहीं, तुम्हारे पापा एक ठग और चोर थे जो नकली दवाएं बेचने का धंधा करते थे। तुम्हारे पापा ने एक बड़ी दवा बेचने वाली कंपनी की वेबसाइट को कॉपी करके एक डुप्लीकेट वेबसाइट तैयार की। उसी से वो नकली दवाइयां बेचता था। तुम्हारी माँ रूबी वेबसाइट से आने वाले कॉल्स को हैंडल करती थी। मुझे डायबिटीज की जेनेटिक प्रॉब्लम थी। अक्सर मुझे इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ती थी। एक रात मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैं मुंबई में जॉब करती थी और अकेली ही रहती थी। मैंने ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर की और नकली दवा के इंजेक्शन लगा लिए। उनसे कोई असर नहीं हुआ। सुबह तक मेरे कुछ दोस्त मेरे रूम पर पहुंचे। तब तक मेरी जान जा चुकी थी। वे मुझे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि अगर सही समय से मुझे मेडिसिन मिल जाती तो मेरी जान बच सकती थी। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने पिता जैसे काम नहीं करोगे। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। कुछ सालों बाद जब अर्पित समझदार हो गया तो उसने अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी बेचकर सारे पैसे एक चैरिटी हॉस्पिटल को दे दिए। आकाश एक पार्टी में गया। वहां उसके परिचय का सिर्फ उसका एक ही दोस्त था, आयुष। दोनों ही पहली बार रेव पार्टी में गए। वहां पर लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे और नशा भी कर रहे थे। आकाश ने सोचा कि थोड़ा सा मैं भी पी लूं और वो शराब के काउंटर की तरफ गया। ओए, एक पटियाला पैक मेरे लिए भी बनाओ। जी सर, बर्फ डालना है। हाँ, बर्फ डालो, बर्फ डालो। ओके सर, ये लीजिए, आपका पटियाला पैक तैयार हो गया। उसने ग्लास हाथ में लिया और थैंक यू बोलते हुए निकल गया और वो भी डांस करने लगा। पार्टी गार्डन में हो रही थी। सब लोग चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। आकाश के पास में एक लड़की डांस कर रही थी। उसने आकाश को बोला, आकाश, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तो सिर्फ आयुष को जानता हूँ। वक्त आने पर पता चल जाएगा। दोनों ने साथ में डांस किया। 2 मिनट के लिए मेरे साथ आओगे झाड़ी के पीछे? देखो, अगर मैं तुमको जानता होता तो जरूर जाता। सॉरी। जान जाओगे, आओ तो सही। लड़की आकाश को अपने साथ झाड़ियों में खींचकर ले जाने लगी। मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वहाँ कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? आओ मेरे साथ, बताती हूँ।
लेकिन आकाश उसके साथ जाने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे डर लग रहा था। इसके बाद लड़की ने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। जैसे ही मास्क हटाया, लड़की का चेहरा बदल गया था और वो चुड़ैल बन गई। आओ मेरे साथ, तुम्हें अपने बारे में बताना चाहती हूँ। आकाश डर कर भागने लगा। भागते भागते गिर गया और बेहोश हो गया। आकाश को जब सुबह होश आया तो देखा कुत्ता उसके ऊपर सूसू कर रहा है। आकाश ने कुत्ते को भगाया। गार्डन में कोई नहीं था। वो झाड़ियों में अकेला पड़ा हुआ था। रात की बात वो याद करने लगा। वो बेहोश क्यों हुआ तो उसे याद आया कि एक चुड़ैल उसे झाड़ियों की तरफ खींच कर ले जा रही थी। आकाश ने सोचा, आखिर चुड़ैल मुझसे क्या चाहती थी? क्या वो मेरी जान लेना चाहती थी? हो सकता है मेरा खून पीना चाह रही हो। ये सोचकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मोबाइल बाहर निकाला तो देखा आयुष के बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे। आयुष को तुरंत कॉल किया। हेलो, मैं आकाश बोल रहा हूँ। आयुष, तुम इस गार्डन में मुझे अकेला छोड़कर चले गए? अरे मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम कहाँ गायब हो गए? तुम्हारा पता ही नहीं चल रहा था। मुझे लगा शायद तुम घर चले गए, लेकिन घर जब फोन किया तो पता चला कि तुम वहाँ भी नहीं पहुँचे हो। इसलिए मैंने ढेर सारे कॉल किए, लेकिन तुम फोन अब उठा रहे हो। वैसे तुम कहाँ हो? मैं झाड़ियों में गिरा हुआ हूँ। मुझे रात में एक चुड़ैल खींच कर ले जा रही थी। क्या बकवास करते हो, ऐसा थोड़ी होता है। इतने सारे लोगों में चुड़ैल तुमको ही क्यों खींच कर ले जा रही थी? मुझे लगता है तुमने ज्यादा पी ली है, तुम्हें कम पीना चाहिए। लेकिन आकाश, तुम जल्दी से घर आ जाओ, आंटी बहुत परेशान हो रही हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो चुड़ैल का क्या करें? अरे कौन सी चुड़ैल? वही जो मुझे रात को खींच कर ले जा रही थी। पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, सपना देखा होगा तुमने। पहली बार पीने के बाद ऐसा ही होता है। ये बातें भूल जाओ, तुम जल्दी से घर चले आओ, आंटी परेशान हो रही हैं। आकाश उठा और जाने लगा तो उसने देखा कि उसके पास एक पायल गिरी हुई है। उसने वो पायल उठा ली और पुलिस स्टेशन चला गया। ये पायल मुझे मिली है, पता नहीं किसकी है। हो सकता है कि चुड़ैल की ही हो। लगता है तुमको ज्यादा चढ़ गई है। जाओ, नहा धो लो और नींबू पानी पियो, सारी उतर जाएगी। सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है, मैंने ज्यादा नहीं पी। मुझे पूरी तरह से साफ साफ वो औरत नजर आ रही थी। आपको चाहिए तो मैं उसका स्केच भी बना सकता हूँ। वो कैसी दिखती थी मुझे पता है। अच्छा, तो तुम उसका स्केच बनाओगे? क्या तुम एक स्केच आर्टिस्ट हो? जी सर, मुझे स्केच बनाना आता है, मैंने कॉलेज में सीखा था। ओके, ठीक है, तो बनाओ। आकाश ने उस चुड़ैल का स्केच बनाना शुरू किया और एक खूबसूरत सी लड़की का स्केच बनाया। इंस्पेक्टर ने वो स्केच देखा और फिर थाने में लगे गुमशुदा लोगों से उसका मैच किया तो वो लड़की गुमशुदा की लिस्ट में थी। उसका नाम श्वेता था, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी है। पुलिस तुरंत ही आकाश के साथ घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने अपने खोजी कुत्तों को छोड़ दिया। कुत्ते एक जगह पर खड़े होकर भौंकने लगे। पुलिस ने वहां पर खुदाई करवाना शुरू किया। खुदाई करने के बाद उसमें से 2 लाश मिली जो कि कंकाल बन चुकी थी। आखिर ये बॉडी किसकी होगी? एक तो ये लड़की श्वेता की होगी और दूसरी किसकी हो सकती है? इंस्पेक्टर ने थाने में जाकर गुमशुदा की फाइल फिर से देखना शुरू किया कि उस दिन कौन कौन लोग गुम हुए थे। तो देखा जय नाम का लड़का भी गुम हुआ था, जिसकी रिपोर्ट लिखाने उसके पिताजी आए थे। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरा बेटा गुम हो गया है, 3-4 दिन से नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि आपका बेटा कहाँ गया होगा? मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आखिर वो कहाँ चला गया, उसके साथ क्या हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तभी ठाकुर आया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरी बेटी गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। आपको कोई शक है कि वो कहाँ गई होगी? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। मुझे लगता है ये प्यार मोहब्बत का मामला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको खबर मिले तो मुझे बुला लीजिएगा। दोनों के पिताजी ने इंस्पेक्टर को फोटो देते हुए बोला, ये मेरी बेटी का फोटो है और ये मेरे बेटे का फोटो है। इंस्पेक्टर ने जीप निकाली और हवलदार के साथ श्वेता के घर पहुंच गया। ठाकुर साहब, आपकी बेटी की लाश मिली है।
और साथ में जय की भी लाश मिली है और आपका घर यहाँ से बहुत नजदीक है। मुझे शक है कि कहीं आपने ही तो इन्हें नहीं मारा। अरे मैं क्यों मारूंगा मेरे बच्चों को, वो मुझे जान से प्यारी थी, मैंने नहीं मारा, प्लीज कातिल का पता लगाइए। तभी अचानक से ठाकुर की आवाज चेंज हो गई। ठाकुर के अंदर श्वेता का भूत घुस चुका था और वो चुड़ैल बन गई। इंस्पेक्टर, इसी ने मारा है मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और इसने अपनी झूठी इज्जत के लिए हम दोनों को गाड़ दिया और हम किसी नेक इंसान का इंतजार कर रहे थे जिसे हम अपने मदद के लिए बुला सके, और उस दिन आकाश मिल गया। मुझे भी डाउट हो रहा है श्वेता, अब कानून इसे सजा देगा। नहीं इंस्पेक्टर, अब इसे मैं सजा दूंगी। ठाकुर हवा में उड़ उड़कर कभी इस दीवार से कभी उस दीवार से टकरा रहा था। टकरा टकरा कर वो मर गया। आखिर चुड़ैल ने अपना बदला ले लिया और वो मुक्त हो गई।